तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल आपने सुना कैसे वसंत, जो तब तक एमएलए बन गया था, उसका और दिलीप नायक का झगड़ा हो जाता। दिलीप नायक अपने पुराने रहे दोस्त और नए बने एमएलए को चैलेंज करता है कि छोटा राजन ने तुम्हारे पीछे अपने आदमी लगा दिए हैं और अब तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन हमने आपको कहा था कल का एपिसोड ख़त्म करने के पहले कि इस बात को शायद वसंत ने सीरियसली नहीं लिया। उसके दो कारण थे। एक तो उसको ये लगता था कि शायद मेरा पुराना दोस्त दिलीप ये अभी गुस्से में है, थोड़ा नाराज है, समय आएगा तो इसका गुस्सा निकल जाएगा। दूसरा, उसके घर में शादी होने वाली थी, उसकी बेटी का शादी का रिश्ता पक्का हो गया था और वो भी घर में ही था। उसकी शायद बहन का बेटा जो मुंबई में रहता था, उसके साथ ही उसकी बेटी की शादी होनी थी और उसको जल्दी मुंबई जाके सब तैयारियां करनी थी, धूम धाम से बेटी की शादी करनी थी। और वो मुंबई आ जाता है अपनी बेटी की शादी की तैयारी करने के लिए। उसको ये नहीं पता था कि उसका नया बना दुश्मन और पुराना यार दिलीप भी मुंबई पहुंच चुका है। और उसको ये भी नहीं पता था कि उसका पुराना दोस्त उसको अपने रास्ते से हटाने की तैयारी कर रहा था। और काफ़ी दिनों तक वो शादी की तैयारी करने के बाद, अपनी बेटी की शादी करने के बाद एक तारीख फिक्स करता है, 20 फरवरी 2000 पूरा 2000, 20 फरवरी 2000। उस दिन कारवार में उसका जो घर था, उसका जो एरिया कर्नाटका का, वहाँ पे उसने बहुत बड़ी एक रिसेप्शन करनी थी अपनी बेटी की शादी की खुशी में और वहाँ के लोगों को इनवाइट करना था। तो वो थोड़े दिन पहले 20 तारीख से वापस कारवार चला जाता है और एक बड़ा हॉल भाड़े पे लेता है रिसेप्शन के लिए। कई दिनों तक वहाँ पे तैयारियाँ चलती और कहते हैं कि उसने पूरा शहर इनवाइट कर रखा था और एक एक चीज़ का ख्याल वो खुद रख रहा था कि अपनी बेटी की रिसेप्शन में जो मेहमान आएंगे उनको किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहे। और ये तारीख कुछ दिन पहले उसने डिक्लेयर कर दी थी कि इतनी तारीख को ये रिसेप्शन होगी, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि उस तारीख के साथ साथ उसकी मौत की तैयारी भी की जा रही थी और वो तैयारी हो रही थी उसी शहर में। और वो तैयारी करने वाला और कोई नहीं था, उसी का पुराना दोस्त दिलीप नायक था। अब जब दिलीप नायक मुंबई में था तो उसने अपने पुराने दोस्त जो उसके अमर नायक गैंग के जो लोग थे उनके साथ उसने राब्ता बनाया। इतने सालों के बाद जो इसका बड़ा भाई था मधु नायक, उसकी अमर नायक के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी और इसकी दिलीप की अश्विन नायक के साथ अच्छी दोस्ती थी। बड़े भाई की दोस्ती बड़े भाई के साथ, छोटे भाई की दोस्ती छोटे भाई के साथ। और मुंबई में आके वो एक कंट्रैक्ट किलर ढूंढता है और ये कंट्रैक्ट किलर कोई और नहीं होता, वही फेसलेस किलर होता है जो लाल रंग के मोटरसाइकिल पे अपना काम बजाता। कल कुछ दोस्तों ने कल का एपिसोड देख के सवाल किया कि आपने खैरनार की बात नहीं बताई, उसका जिक्र कहाँ से आ जाता है, आपको बता दें।
कि 1986 में दाऊद गैंग की तरफ से बहुत बड़ा एक हमला जी.आर. खैरनार, जो उस समय डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर थे और डिमोलिशन के इंचार्ज थे, उनको डिमोलिशन मैन भी कहा जाता था, डिमोलिशन मैन ऑफ मुंबई। वो इलीगल इमारतों को, जो स्ट्रक्चर थे, उनको गिराते थे और किसी की सुनते नहीं। तो 1986 में जो उनसे हमला हुआ था, और खतरनाक हमला, वो हमले को अंजाम किसी और ने नहीं, इसी फेसलेस किलर ने दिया था। दाऊद इब्राहिम के कहने पे, उनके गैंग के कहने पे खैरनार साहब पे हमला। मेरे बहुत पुराने मित्र थे उस समय पे, जब मैंने इलेक्शन लड़ी थी एक बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, तो खैरनार साहब मेरे लिए मेरे इलाके में प्रचार करने आए थे। मैं उनका एहसानमंद हूँ। अच्छे लोग ही अच्छे लोगों के साथ खड़े होते हैं। तो उनके घर पे जाके उन पर फायरिंग की गई। उसके पहले भी उन पर कई हमलों की तैयारी की गई। तो वो आदमी कहीं ना कहीं दलीप के दिमाग में था किसी किस्म का कोई खतरनाक शूटर, क्योंकि उसको ये पता था अगर किसी नॉन शूटर से वो बात करेगा, पहले तो 2000 के साल में नॉन नामचीन शूटर ढूंढने थोड़े से मुश्किल थे, क्योंकि वो साल जो था 99, 2000, 2001 और 2002, उसमें मुंबई पुलिस ने एक बड़ा अभियान गैंगस्टर्स को मारने का छेड़ा हुआ था। साल में 1 से 50, 100, 125, 150 अंडरवर्ल्ड के गुर्गे मारे जा रहे थे एनकाउंटर्स में। बहुत बड़े लेवल पे एनकाउंटर हुए थे। तो कंट्रैक्ट किलर मिल नहीं रहे थे, लेकिन इसने कहीं से बहुत हिम्मत करके वो फेसलेस किलर ढूंढ लिया और उसको 10 लाख रुपए की सुपारी दे के उसका टारगेट बता दिया गया। उसको वसंत की तस्वीरें दिखाई गई, उसका घर का एड्रेस दे दिया गया, उसके बिजनेस के पते दे दिए गए और उसका सब एड्रेस से दे दिया। और उसको कहा गया कि ये बाकी काम तुम्हारा, हम तुम्हें अपने इलाके में नहीं मिलेंगे, आज के बाद तुम्हारा हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं होगा, कोई फ़ोन नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। तो उस फेसलेस किलर ने, कॉन्ट्रैक्ट किलर ने कहा कि मुझे 3 हथियार चाहिए, 3 पिस्टल चाहिए, एक लाल रंग का मोटरसाइकिल चाहिए और एक अच्छा मोटरसाइकिल चलाने वाला आदमी चाहिए जो फायरिंग करनी भी जानता हो। तो ये उसने अपनी डिमांड रखी। वो तीनों चीज़ें उसको मुहैया करवा दी गई। उसका पैसा उसको दे दिया गया, उसको एक लाल रंग का मोटरसाइकिल पहुंचा दिया गया, उसको एक आदमी दे दिया गया और एक हथियार उस आदमी को दे दिया गया और 2 वेपन इसके पास पहुंचा दिए गए। उसके बाद उस शख्स का दिलीप के साथ कोई टच नहीं। ये आदमी फेसलेस किलर अपने लेवल पे कारवार पहुंचता है, अपने लेवल पे वसंत की रैकी करता कई दिनों तक। वो रूटीन क्या है, सुबह उठ के क्या करता है, उसके घर पे निगाह रखी, सैर करने जाता है कि नहीं जाता है, टहलता है तो अपने बगले के अंदर टहलता है, जब बाहर किसी मैदान में घूमने जाता है, कहाँ किस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाता है, कहाँ लोगों से मीटिंग करता है, ऑफिस में कितने बजे जाता है, नहीं जाता, पूरा कई दिनों तक उस किलर ने वसंत की रैकी की। 19-20 तारीख के 2-3 दिन पहले जब वसंत बार बार उस हॉल के चक्कर लगा रहा था जिस हॉल में
उसकी बेटी की रिसेप्शन होनी थी, शादी की रिसेप्शन 20 फरवरी को 2000 में। उसने उसका पीछा करते करते देखा कि यहाँ पे आता है, काफ़ी समय भी लगाता है, और यहाँ पे कोई उसके साथ कोई सिक्योरिटी ना, इतने बड़ी भीड़ भाड़ नहीं होती, अपने 2-4 लोगों के साथ आता है और बाकी वर्कर जो हैं वहाँ पे डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, फूलों के गुलदस्ते सजाए जा रहे हैं, और पूरा जो बड़ा उसकी तैयारी खुद सुपरवाइज करता था। इसी तरह उसने 3-4 दिन उसका पीछा किया, और 19 तारीख को वो शख्स वसंत का पीछा करते करते उस हॉल में पहुंच जाता है जहां अगले दिन 20 तारीख को रिसेप्शन होनी थी। और जैसे ही पूरा अंदर उस हॉल का, ग्राउंड का, मैदान का जो भी था, उसका मुआयना करके जैसे ही बसंत अपने 3-4 साथियों के साथ बाहर निकलता है, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है, तो एक शख्स सामने आता है। बसंत पूछता है, तुम कौन? वो आदमी अपना नाम बताता है। अब सुनिए उसका नाम। वो कहते हैं, मेरा नाम टोनी रोज़ारियो, और दोनों हाथों से अपने वेपन निकाल के धार धार 5 गोलियां उसकी छाती में मार देता है। और उसके बाद जब ये गोलियां चला रहा होता है तो उसका साथी मोटरसाइकिल वाला जो चला रहा था, लाल रंग का मोटरसाइकिल, वो आसपास गोलियां चलानी शुरू कर देता है। और ये आदमी जिसने अपना नाम अभी अभी टोनी रोज़ारियो बताया था, वो बड़ी शान से वापस चलता हुआ मोटरसाइकिल के उस शख्स के पीछे बैठ जाता है, और अंधेरी की तरह, हवा की तरह वहाँ से गुल हो जाता है। अब वहाँ पे तलाश शुरू होती है, टोनी रोज़ारियो कौन है। पूरे देश की पुलिस के साथ राब्ता था। अरे भाई, एक इलाके का रूलिंग पार्टी का एमएलए का शाम को इतने लोगों के सामने कत्ल हो जाता है तो तारें तो खड़केंगी। आसपास के पड़ोस की स्टेट्स के डीजी से, मुख्यमंत्रियों से बातें हो गई कि ढूंढो टोनी रोज़ारियो कौन है, रोज़ारियो कौन है। अब ये नाम किसी ने सुना ही नहीं, किसी पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड नहीं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच छान रही है, खबरियों का ताना बाना लगा दिया, ढूंढो टोनी रोज़ारियो कौन है, किसी को पता। कई महीने निकल गए, लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा हो गया था, शहर में बवाल मचा हुआ था, बेटी की रिसेप्शन के एक दिन पहले कत्ल कर दिया गया सिटिंग एमएलए का, बहुत बड़ा हो हल्ला हुआ, बहुत गुस्सा था लोगों में, रोष था। उस रोष को देखते हुए दिलीप नायक इमीडिएटली देश छोड़ के भाग जाता है और दुबई चला जाता है। अब पुलिस ढूंढ रही है दिलीप नायक को और दूसरी तरफ टोनी रोज़ारियो को, क्योंकि बसंत के लोगों ने बताया, उसका बेटा आनंद, उसके साथ बहुत लंबी चौड़ी पूछताछ पुलिस ने की कि कोई इस शख्स का नाम का आदमी कभी आपके टच में आया। अब देखिए, कहते हैं ना, कोई भी जितना बड़ा शातिर क्रिमिनल हो, कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाता है। अब जब मुंबई पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की तो ये लाल रंग का मोटरसाइकिल, उसका ये हुलिया, और वहाँ के लोगों ने भी बताया, जो आई विटनेस थे, कि वो जो गोली चलाने वाला था वो लगता था कि उसने विग पहनी हुई। तो फिर पुलिस का इंक्वायरी शुरू, और मुंबई में पूरी क्राइम ब्रांच ढूंढ रही, खबरी फैले हुए कि हो ना हो कहीं इस नाम का आदमी हमारे यहाँ का हो, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था।
उसी समय दिलीप, ये आदमी दुबई से, उसको पता था दुबई रहूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। दुबई के पास एक छोटी आइलैंड है जो ईरान के नीचे पड़ती है के, तो उस आइलैंड पे जाके रहना शुरू करता है। पैसा बहुत था, सोर्सेज बहुत थे, तो वहाँ से छुपा हुआ है। तो अब जो कर्नाटका पुलिस थी, बड़े बड़े बरादरी के लोग, उनको गुस्सा भी था और वो दिलीप से बदला लेना चाहते थे, लेकिन दिलीप को ज़बरदस्ती लाया नहीं जा सकता था। और कहते हैं उन दिनों में हमारी कोई दुबई के साथ कोई ऐसी ट्रीटी भी नहीं थी, अगर कहीं दुबई में भी होता शायद नहीं ला सकते थे। लेकिन फ़ोन पे कुछ राब्ता कुछ लोगों ने बनाया, उसमें 2 लोगों की मदद पुलिस ने मांगी, और जो वसंत के जो रिश्तेदार थे, खास तौर पे उसका बेटा आना, इनके बहुत कोशिश की इन्होंने, और शरद शेट्टी को अप्रोच किया गया कि तुम दुबई रहते हो और तुम्हारा बहुत होल्ड है इस इलाके में, आप हमारी हेल्प कीजिए। और मुथप्पा राय, अंडरवर्ल्ड डॉन, सबसे बड़ा कर्नाटका का उस जमाने का, वो भी दुबई में था। तो इन 2 लोगों को बोला गया कि आप दिलीप को ढूंढिए और उसको हमारे साथ भेजिए। और दिलीप वापस भारत आने को तैयार नहीं, तो उसको बहुत सारी लोगों ने कस्में खा खा के बोला कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे, तुम खाली ये बता दो कि अगर तुम्हें पता है किसने मारा तो वो बता दो। वो कहता है कि मुझे नहीं पता किसने मारा, मैंने नहीं मरवाया। बोलते वो भाग के क्यों आया? कहता है कि वहाँ पे जो माहौल था उसको देख के मैं डर गया, जो मेरे खिलाफ एक लोगों में गुस्सा था कि ये काम दिलीप ने करवाया होगा, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए भाग के आया। लेकिन सबको पता था कि ये आदमी छुपा रहा, झूठ बोल रहा। तो अल्टीमेटली सबने जब यकीन दिलवाया कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने देंगे, तुम चिंता मत करो, हम आपको वचन देते हैं। और जब वो लोग जिनके साथ उसने एक ज़माने में काम किया हुआ था, उनका स्मगलिंग का माल उतारा था, लैंडिंग एजेंट बना था, जिनकी मदद से उसने करोड़ों रुपए कमाए थे, उन लोगों को कैसे टाल सकता था? अल्टीमेटली उसको कन्विंस करके भारत वापस लाया गया और आते ही उसके ऊपर केस बना के जेल में बंद कर दिया। अब तलाश जारी थी। उसको ड्यूरिंग इंटरोगेशन उसको पूछा गया कि उस आदमी को आपने कहाँ से ढूंढा? बोला मैं उस आदमी को नहीं जानता हूँ, मैंने तो एक आदमी को जिसको सुपारी दी थी, 10 लाख रुपए दिया था, उसका नाम तो बाबा प्रभाकर पिल्ले, बाबा प्रभाकर पिल्ले, मैं तो उसको जानता था, वो अमरनाथ का दोस्त हुआ करता था। मैंने उससे कांटेक्ट किया, उसको 10 लाख रुपया दिया था, और उसने किसको भेजा वसंत को मारने के लिए ये मुझे नहीं पता। आप कहते हो कि वो टोनी रोज़ारियो था, मैं किसी टोनी रोज़ारियो को नहीं जानता। अब पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं बाबा पिल्ले कौन है, इस नाम का कोई आदमी नहीं मिला। मुंबई पुलिस की मदद ली गई और अल्टीमेटली उसी इलाके का, कारवार के नज़दीक इधर इधर वो जो कर्नाटका का इलाका है, वहीं का एक ऑफिसर मुंबई में बहुत मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन चुका था, जिसका नाम है दया नायक। तो ये फैमिली दया नायक को अप्रोच करती है, वसंत की फैमिली, के आप मुंबई में इतने बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो, हमें ये आदमी चाहिए, आप इसको पकड़िए। अब दया नायक और उसके सीनियर प्रदीप शर्मा और इनकी पूरी टीम, इंस्पेक्टर भंडारी, ये वो सब,
ये ढूंढने लगते हैं टोनी रोज़ारियो, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती। 1.5 साल निकल जाता है। उसके बाद अचानक एक खबर आती है। वो खबर क्या आती है वो कल के आखिरी एपिसोड में आपको सुनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड। कैसे रोज़ारियो को पहचाना गया, कैसे उसको लोकेट किया गया, और उसके बाद जेल में छूटने के बाद दिलीप नायक का क्या हुआ। कहानी अभी बाकी है। पूरा इंटरेस्टिंग चैप्टर अब शुरू होने वाला है। कल तक इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।